नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरत दुबे और आपको जैसा कि मालूम है कि ये प्रोग्राम है हिस्ट्री ऑन मैप, यानी कि हम इस पर इतिहास को नक्शे पर पढ़ने का प्रयास करते हैं। और इस क्रम में हम लगातार आपके समक्ष अब 21वां एपिसोड लेकर के उपस्थित हुए हैं, जिसमें मैं आज आप लोगों को उत्तर मौर्य काल में जो विदेशी आक्रमणकारी आए हैं, यानी पोस्ट मौर्यन पीरियड जो है, उसमें जो फॉरेन इन्वेडर्स हैं उनके ऊपर हमारा डिस्कशन होगा। और ये कुछ ऐसे फॉरेन इन्वेडर्स रहे जिन्होंने भारत के कुछ राज्यों पर शासन भी किया और काफी लंबे समय तक शासन किया। तो जैसा कि मैंने पिछले ही टॉपिक में आपको बताया था, पिछले ही अध्याय में मैंने आप लोगों को बताया था कि जो उत्तर मुगल काल है, माफ कीजिएगा, मुगल नहीं, मौर्य, उत्तर मौर्य काल जो है, उत्तर मौर्य काल में आप देखेंगे कि एक तो भारतीय शासन आपको देखने को मिलेगा, तो भारतीय शासन में से प्रमुख रूप से शुंग और सातवाहन वंश आपको देखने को मिलते हैं, प्रमुख रूप से, जिनकी मैपिंग हम लोग पहले कर चुके हैं, पिछले सेशन में ही कर चुके हैं। लेकिन दूसरा एक बड़ा हिस्सा आपको देखने को मिलता है विदेशी आक्रांताओं का, ठीक है, विदेशी आक्रमणकारी जो हैं उनका। और विदेशी जो आक्रमणकारी हैं, उन विदेशी आक्रमणकारियों में भी कई सारे विदेशी आक्रमणकारी हैं जिनको हम लोग खास तौर से चार भाग में, चार रूप में देखते हैं। तो एक तो आपके पर्शियंस हैं, पल्लव जिनको आप बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरे आपके इंडो ग्रीक्स हैं इस तरीके से, और आप जो हैं शकों के बारे में जानते हैं, कुषाणों के बारे में जानते हैं। इस तरीके से अलग अलग वंश जो हैं उन्होंने भारत पे आकर के, भारत के बाहर से आकर के भारतीय क्षेत्रों को कब्जा करके उन पर शासन किया है। तो जब हम प्रथम विदेशी आक्रमणकारी की बात करते हैं, तो आप लोगों ने ये चीज बहुत पहले भी पढ़ी है कि वो प्रथम विदेशी जो आक्रमणकारी है, वो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी कौन होगा? वो प्रथम विदेशी आक्रमणकारी ईरान से बिलोंग करते हैं, जिनको हम लोग डैरियस प्रथम या दारा प्रथम के नाम पर जानते हैं। पर ये वाला इतिहास और सिकंदर वाला इतिहास हम पहले पढ़ चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो जाकर के देखिएगा। मैंने आप लोगों को मौर्य काल से पहले जो विदेशी आक्रमणकारी आए, जिसमें हमने डैरियस और सिकंदर इत्यादि के बारे में बताया था, सिकंदर का भारत पे आक्रमण और उसके द्वारा जो भौगोलिक क्षेत्र कवर किया गया, उसके ऊपर चर्चा करी थी। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मौर्योत्तर काल का। तो यूनानी मौर्य से पहले भी आए और यूनानी मौर्यों के बाद भी आए। तो जो बाद वाले यूनानी हैं उनको हम लोग इंडो ग्रीक्स या यवन के रूप में जानते हैं। किसके रूप में जानते हैं? जो विदेशी आक्रांता हैं ये, इनको हम लोग इंडो ग्रीक्स के नाम से जानते हैं। इंडो ग्रीक, या कहीं कहीं इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिंद यवन बोलते हैं, हिंद यवन, या केवल यवन से भी काम चलाया जा सकता है। तो ये हिंद यवन कहलाते हैं, इंडो ग्रीक्स कहलाते हैं, ठीक है। इंडो ग्रीक्स, या फिर हम बैक्टीरियन ग्रीक्स की भी बात करते हैं, बैक्टीरियन ग्रीक्स, ठीक है। इंडो ग्रीक्स के अलावा हम लोगों को एक और ग्रीक मिलते हैं जिनको हम लोग बैक्ट्रियन ग्रीक्स बोलते हैं, बैक्ट्रियन ग्रीक। अब ये कहां कहां पर हैं ये भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, बता दूंगा। तो इनको लोग बैक्टीरियाई ग्रीक के नाम से जानते हैं। इसके अलावा आप देखते हैं कि फिर हमारे ऊपर शकों ने आक्रमण किया है। इन्हीं आक्रांताओं में आप देखेंगे किन लोगों ने आक्रमण किया है। शक जो है उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, ये भी विदेशी आक्रमणकारी हैं, ठीक है। पार्थियंस जिनको हम लोग पल्लव कहते हैं, ठीक है, पार्थियन जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पल्लव कहते हैं, उन्होंने भारत पे आक्रमण किया है। और आक्रमण किया है किन्होंने? कुषाणों ने, कुषाण, ये थोड़े चाइनीज टाइप के रूप में जाने जाते हैं। तो बेसिकली एक खंड हमारा ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये वाला हिस्सा है। ये चार विदेशी आक्रमणकारी आपको देखने को मिलेंगे जो उत्तर मौर्य काल में अलग अलग समय पे भारत पे आक्रमण करने के लिए आते हैं, जिसमें से हम इंडो ग्रीक्स की बात करने जा रहे हैं। इंडो ग्रीक्स और बैक्ट्रियन ग्रीक्स जो है वो उनकी एक साथ बात करने जा रहे हैं, ठीक है। अगर हम इंडो ग्रीक्स, अब इसको मैप पे लेकर के आएंगे, लेकिन आप समझने का प्रयास कीजिए। अगर हम इंडो ग्रीक्स की बात करते हैं, इंडो ग्रीक जो है वो कहां पर हैं, किस तरीके के हैं, अगर उनकी हम चर्चा करेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि हिंद यवन इनको भारत में कहा जा रहा है। और अगर आप देखेंगे तो सेल्यूकस, जो सिकंदर के जाने के पश्चात जो उसका पूर्वी राज्य है, यानी भारत के दृष्टिकोण से पश्चिमी राज्य जो है, वो दो हिस्सों में बंट जाता है। यानी सेल्यूकस का जो शासन है, वो सेल्यूकस का शासन दो भागों में बंट जाता है। सेल्यूकस का जो शासन है ये कितने भागों में बंट जाता है? दो भागों में बंट जाता है। और ये दो भाग जिस तरीके से बंटते हैं, वो दो भाग कौन कौन से हैं? एक जो है वो आपका पार्थिया है, इसको हम लोग पार्थियन बोलते हैं।
एक जो है वो क्या है, पार्थिया है या पर्थियन है, और दूसरा वाला जो हिस्सा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्ट्रिया। क्या बोलते हैं, बैक्ट्रिया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बैक्ट्रिया। ठीक, तो ये हमको ध्यान रखना है कि ये बैक्टीरिया रीजन है। तो दो रीजन हमको यही देखने को मिल गए, इन्हीं दोनों रीजन्स को हम लोग इंडो ग्रीक्स और बैक्ट्रियन ग्रीक्स के रूप में जानते हैं। तो बाद में ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र है, जैसे सेल्यूकस के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता था, उसी तरीके से बाद में एंटियोकस सेकंड नाम के एक शासक हुआ करते थे, जो इंडो ग्रीक्स के तौर पर जाने जा रहे हैं। 261 से 246 ईसा पूर्व तक उनका शासन था। तो उनके पश्चात अगर आप देखेंगे, एंटियोकस सेकंड के पश्चात अगर आप देखेंगे, तो जो पर्थिया वाला एरिया है वो अरेक्सस या असेक्सस के नाम के एक शासक के द्वारा रूल किया जाता है, और जो दूसरा वाला है वो बैक्ट्रिया वाला एरिया है, वो डोयोडोटस के नाम से रूल किया जाता है। तो असेक्सस जो है, असेक्सस जो है वो पर्थिया के शासक बन जाते हैं, असेक्सस, और डोयोडोटस जो है, डोयोडोटस जो है ये आपके बैक्टीरिया के शासक बन जाते हैं, और दोनों लोग अपना स्वतंत्र शासन जो है एस्टैब्लिश कर लेते हैं। इन दोनों का शासन कैसा हो जाता है, स्वतंत्र शासन हो जाता है। अब ये जो स्वतंत्र शासन है, ये जो अभी यूनाइटेड फॉर्म में दिख रहा था सेल्यूकस से लेकर के एंटियोकस सेकंड तक, एंटियोकस जो सेकंड है, एंटियोकस सेकंड तक जो आपको यहां पर एक यूनाइटेड फॉर्म में जो इंडो ग्रीक्स दिख रहे थे, दे डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, जो कि हमको आपको अलग अलग पर्शियन और बैक्ट्रियन के रूप में देखने को मिल रहा है, और उनके अलग अलग शासक हैं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? और इसी में कहा जाता है कि आगे चल करके एंटियोकस थर्ड आए, तो एंटियोकस थर्ड ने हिंदू कुश पर्वत पर को पार कर लिया, और पार करके भारत में काबुल घाटी के शासक हुआ करते थे सुभग सेन, उनके ऊपर आक्रमण किया। तो आइए अब पहले इस लोकेशन को देख लेते हैं मैप के ऊपर, और उसके लिए हमें थोड़ा सा वर्ड मैप के ऊपर प्रोग्राम करना पड़ेगा, थोड़ा सा वर्ड मैपिंग करनी पड़ेगी। और वर्ड मैपिंग में मैं आपको यूरोप और एशिया वाला जो हिस्सा है वो केवल दिखा रहा हूं। अफ्रीका का जो हिस्सा है उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको, नॉर्दर्न अफ्रीका का पार्ट आपको मैं बना करके दिखाऊंगा। इसके अलावा जो जिसको हम कह सकते हैं कि जो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हैं दोनों, उन अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स को हम यहां पर नहीं टच करेंगे, क्योंकि उसका इतिहास से कोई खास लेना देना नहीं है। उसका खास लेना देना नहीं है तो फिर हम उसको कैसे जज करेंगे, कैसे हम सपोर्ट करेंगे, उसको हमें समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो उसके आगे आइए एक बार देखते हैं, ये जरा मैपिंग कर लेते हैं, मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो मैं कुछ यहाँ पर थोड़ा सा अफ्रीका वाला पोर्शन बनाऊंगा आपके लिए। उसकी कोई खास वैसे आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी ठीक है, मैं मान लेता हूं कि कुछ इस तरीके से अफ्रीका का पोर्शन मैं ड्रॉ करता हूं आपके लिए। ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लाल सागर टाइप वाला जो पोर्शन है वो है, और इधर अरब दरिया है, अरब सागर वाला जो पार्ट है ये आपका यहाँ पर भारत सिचुएटेड होगा। और ऐसे करते हुए आप ये पूर्वी हिस्सा जो है उसकी तरफ चले जाएंगे, और फिर इधर ये रशिया का पार्ट आ जाएगा पूरा, ये चाइना वाला हिस्सा है, ये रशिया वाला हिस्सा है ना। इस तरीके से करके रशिया का पूर्वी हिस्सा आपके पास में आ जाएगा, और ये तो फिर हम उत्तरी हिस्से में चले गए। अगर हम देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ये आपका नॉर्दर्न प्लेस हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें आप रफली एक डायग्राम जो है ड्रॉ कर सकते हैं। ये नॉर्वे वाला जो हिस्सा है, ये इधर आ गए हैं हम, और ऐसे करते हुए ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है वो ऐसे ड्रॉ हो जाता है आपका। ठीक है, ये ऐसे करके, तो यहां पर आप लगभग इस जगह पर कहीं पर आप देखते हैं कैस्पियन सी है। तो ये जो पोर्शन है ये रिक्वायर्ड है हमारे लिए, इसकी रिक्वायरमेंट है, और इस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो आपको ये भारत, ये विश्व का नक्शा हमको देखने को मिलेगा। अब इसमें हम ये समझने का प्रयास करते हैं, ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये वाला हिस्सा है, ये पर्थियन वाला जो रीजन है और जो बैक्ट्रियन वाले जो रीजन है वो कहां पर है। देखिए ये वाला जो जोन आपको दिखाई देगा ये पर्शिया का है। ठीक है, ये आपका पार्थियंस का है। ठीक है, पर्थिया या पर्शिया इसको आप बोल सकते हैं। और इधर वाला जो रीजन है आपका ये इंडो ग्रीक्स का है, मतलब ये जो दूसरा वाला पोर्शन है बैक्ट्रिया वाला,
ये बैक्टीरिया वाला रीजन आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर ये बैक्टीरिया है। तो ये जो लोकेशन है वो बैक्टीरिया का है, ये जो लोकेशन है ये परथिया का है, और ये जो टोटल रीजन हुआ करता था यहां से लेकर के यहां तक का ये पूरा हिस्सा, ये सिकंदर वाला रीजन है, जो सिकंदर के पश्चात उसके जो उत्तराधिकारी ने रिसीव किया है। ठीक है, तो ये वो वाला हिस्सा है आप देखते हो। और ये तो आपका भारत का हिस्सा है, भारत का पश्चिमोत्तर हिस्सा हो गया है ना। यहाँ पर आपकी हिंदू कुश की पहाड़ी आपको देखने को मिल जाएगी, इधर से ये पूरा आपको हिमालय रेंज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको नर्मदा बेसिन देखने को मिलेगा, नर्मदा नदी देखने को मिलेगी, ये सिंधु रीजन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो ये पूरा लोकेशन है जिसके ऊपर हमारी चर्चा होने वाली है। अब देखिए चाइना की तरफ जब हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो इधर चाइना वाले पोर्शन में आएंगे, तो यहाँ कहीं समथिंग हियर वेयर आपको यहाँ पर कुछ ट्राइब्स मिलेंगी जिनका इन्फ्लुएंस ईस्ट की ओर होगा, ईस्ट की ओर होगा बैक्ट्रियन रीजन में, और बैक्ट्रियन रीजन से वो साउथ की तरफ जैसे शक इत्यादि हैं, कुषाण इत्यादि हैं, जब उन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो यहीं से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो इस तरीके के कुछ रीजन्स हैं, इस तरीके के कुछ क्षेत्र हैं जो हमने यहाँ पर एक फौरी तौर पर देखे। तो आई होप कि आपको ये वाला पॉइंट जो है वो स्पष्ट हुआ होगा, ये वाला पॉइंट जो है वो आपको समझ में आया होगा कि इसमें अगर आप ओवरऑल देखना चाहोगे तो तकरीबन ये वाला जो रीजन है, तकरीबन ये वाला जो रीजन है, ये वाला, ये आपका पूरा का पूरा पहले एक यूनाइटेड फॉर्म में हुआ करता था, जो कि दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, इधर वाले पोर्शन में और इधर वाले पोर्शन में, बैक्टीरिया और परथिया के रूप में इस तरीके से डिवाइडेड है। और ये आपका भारत वाला पोर्शन है ना, ये आपका जो है वो इंडिया वाला पोर्शन है, इस तरफ जो है आपको इंडिया का पोर्शन देखने को मिलता है। तो इंडिया वाला जो पोर्शन है वो यहाँ पर बना रहेगा एज इट इज, ये जो इंडिया वाला पोर्शन है वो आपका एज इट इज यहाँ पर बना रहेगा। अब आप देखेंगे कि ये जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसमें तो बाकी का जो हिस्सा है वो तो क्या है, मतलब वो तो पानी, पानी जोड़ लीजिए उसको, तो ये तो सब पानी है बाकी का हिस्सा। ठीक है, बाकी का हिस्सा क्या है, सब ये पानी है। ठीक है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और इधर अफ्रीका वाला हिस्सा है, उससे हमें क्या लेना देना है। लेकिन इसी चीज को अगर हम इस फॉर्मेट में, एक बड़े फॉर्मेट में बनाना चाहें, तो मैं आपको यहां पर जो अफ्रीका का ये वाला हिस्सा है, इस इतने हिस्से को, जो ये वाला जो पूरा पोर्शन है, जो आप ये पोर्शन देख रहे हो, जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला पूरा पोर्शन मैं आपके लिए अलग बनाने का प्रयास करता हूं। आई होप कि ये पोर्शन अगर मैं पहले बनाता तो आपको कंफ्यूजन होता, तो अब इतने वाले हिस्से को मैं अलग ड्रॉ कर देता हूं आपके लिए, जिससे कि आप समझ पाए कि क्या हम यहां पर विस्तृत रूप में देख रहे हैं, क्या हम बड़े रूप में किस चीज को हम देख रहे हैं। तो जरा देखिए, ये मान लेते हैं आपका रेड सी वाला एरिया है, सपोज इधर से हमने ये रेड सी बनाया, और ये हमने आपका ये पूर्वी हिस्सा बनाने का प्रयास किया, पूर्वी उत्तरी हिस्सा जो अफ्रीका का है वो हमने बनाने का प्रयास किया। अब यहाँ से अरब सागर या अरब खाड़ी वाला जो हिस्सा है वो लेकर के आ रहे हैं, और ये आप देख सकते हैं कि भारत में हम पहुंच चुके हैं, ये अरब सागर की तरफ हम यहाँ पर आ गए। ठीक है, और इधर तो फिर आपको फिर इस तरीके से भारत जोड़ देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पोर्शन में अब इसका नॉर्दर्न प्लेस जो है आपको समझ में आ रहा होगा कि नॉर्दर्न प्लेस इसमें कहां पर है। वो बड़ा सा एरिया मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कि आप देखेंगे कि यहां तकरीबन आपको जो है वो ये बना दे रहा हूं मैं कि तकरीबन ये आपका कैस्पियन सागर है, जो मैंने आपको यहां पर ये छोटा सा कैस्पियन सागर बनाया, तो उसी के नीचे आसपास के हिस्से की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको उधर जो है वो कैस्पियन सागर देखने को मिलेगा। ये इधर मान लेते हैं कि आपको भूमध्य सागर देखने को मिल रहा है, इधर आपको ये ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, जैसे इधर वाला ये पोर्शन, ये ब्लैक सी वाला, ये भूमध्य सागर का है, कैस्पियन सागर का, ये लाल सागर है। ठीक है, तो ये सब हिस्से आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो बड़े रूप में हमने आपको बनाया है यहाँ पर। अब इसमें अगर हम पार्थियंस की बात करते हैं, तो पार्थियंस जो है वो लगभग जो है कुछ इस एरिया में है जो डिवाइडेड है। तकरीबन ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये पार्थियंस का है। ठीक है, और इसी में अगर आप देखोगे जो बैक्ट्रियंस हैं, बैक्ट्रियंस का रीजन जो है वो लगभग इस तरीके का है। ये एक बड़ा सा क्षेत्र जो है वो बैक्ट्रियंस का है। ये मान लेते हैं कि ये बैक्ट्रियन वाला लोकेशन है, ये बैक्ट्रियन वाला इलाका है। तो अब मोटे मोटे तौर पर आप समझ चुके होंगे कि इधर इंडिया का क्षेत्र है। ठीक है, इधर से आपका ये सिंधु जो है वो नदी बह रही होगी। ठीक है, ये इधर से आपकी सिंधु नदी बह रही होगी। तो ये जो पोर्शन आपका बना, ये जो पोर्शन आपका बना यहाँ वाला, ये आपका पार्थियन हो गया। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन आपका बना, ये कौन सा हिस्सा हो गया, ये आपका पार्थियन हो गया, पार्थियन साम्राज्य हो गया। और ये वाला जो आपका हुआ, ये कौन सा हुआ, ये आपका इंडो ग्रीक वाला रीजन आपको देखने को मिल रहा है। और यहीं पे आप देखेंगे ये जो छोटी सी जगह है, ये बैक्ट्रिया है।
यहां पर आपको बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। यहां पर एक छोटा सा हिस्सा है जिसको हम बैक्टीरिया बोलते हैं और उस पर जो पूरा शासन है बैक्टीरियंस का शासन है। यहां पर आपको एक पर्वत देखने को मिलेगा या पहाड़ी देखने को मिलेगी जिसको आप हिंदू कुश पर्वत कहते हैं। हिंदू कुश जो पर्वत है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा समथिंग। ठीक है, तो ये एरिया प्रोबेबली आपको समझ में आ रहा होगा कि कौन सा पर्थियन वाला हिस्सा है। जैसे इसकी हम बात कर रहे थे तो ये आपका पर्थियन वाला हिस्सा है। ठीक है, ठीक है, ये आपका पर्थियन वाला हिस्सा है और ये वाला जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन आप देख रहे हो ये आपका हिंदू कुश वाला बैक्टीरियन रीजन है। ठीक है, ये आपका कौन सा रीजन है? ये बैक्टीरियन रीजन है जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, ये आपका बैक्टीरियन रीजन है जो आप यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो हिंदू कुश के आसपास की जो जगहें हैं वो आपने देख ली। ठीक, हिंदू कुश वाला जो जगह है वो आपने देख लिया और बैक्टीरियन वाला जो रीजन है वो भी आपने काफी हद तक जो है वो देख लिया है। ठीक, चलिए, अब ये जो मोटे तौर पर आपको जो समझ विकसित यहां पर हुई है, मोटे तौर पर आपको जो यहां पर समझ विकसित हुई है उसको आप समझिए फिर से एक बार ध्यान से। उसको एक बार आप फिर से ध्यान से समझिए कि कौन से लोकेशन में, कौन से रीजन में हम लोग यहां पर जा रहे हैं, किस एरिया की हम लोग यहां पर डिस्कशन कर रहे हैं। तो मैंने इसी में आपको बताया कि जो ये एंटियोकस वाला जो बात है कि एंटियोकस सेकंड आते हैं, फिर एंटियोकस थर्ड आते हैं, फिर ये इसमें पार्टीशंस आपको देखने को मिलता है एसेक्सस और डेओडोटस के रूप में, पर्थियन और बैक्टीरियन के रूप में पार्टीशन आपको देखने को मिलता है। तो पार्टीशन यही है। एंटियोकस थर्ड जो हैं वो हिंदू कुश पर्वत को पार करके सुभग सेन के पास जाते हैं। अब सुभग सेन का जो रीजन है वो काबुल घाटी के आसपास है। अब आपको काबुल घाटी कहां देखने को मिलेगी? डेफिनेटली आपको काबुल घाटी इस जगह पर देखने को मिलेगी जहां पर ये काबुल है। ठीक है, तकरीबन यहां कहीं जो है आपको काबुल घाटी देखने को मिलेगी। ठीक है, काबुल घाटी आपको यहां कहीं देखने को मिलेगी जो हिंदू कुश पर्वत को पार करके आ रही है। तो एंटियोकस थर्ड जो है वो यहां तक अपना शासन फैला लेते हैं। यही चीज मैंने आपको बताई। इसमें क्योंकि सुबकसेन हारते हैं तो कुछ उपहार दिया जाता है, तकरीबन 500 हाथी जो है ये हार के रूप में देते हैं। बैक्टीरिया में अगर आप देखेंगे तो बैक्टीरिया में डियोडोडस के बाद यूथेडिमस का शासन आ जाता है। तो अब हमको ये चीज और समझनी है यहां पर कि बैक्टीरिया में जो प्रमुख शासन है जिसको हम यहां पर बोल रहे थे कि डियोडोटस ने शुरू किया है, तो डियोडोटस का जब शासन खत्म होता है तो डियोडोटस के बाद में उसका जो उत्तराधिकारी बनेगा वो यूथेडेमस आएगा। वो कौन आएगा? यूथेडेमस। यूथेडेमस आएगा। तो यूथेडेमस हमको इस जगह पर देखने को मिलेंगे जो डियोडोटस के बाद आ रहे होंगे बैक्टीरियन वाले क्षेत्र में। ठीक, और इसी यूथेडेमस के बाद एक शासक आएगा जिसका नाम होगा डिमेट्रियस प्रथम। इसी के बाद एक शासन आएगा जिसका नाम होगा डिमेट्रियस प्रथम और इसी को हम लोग दिमित्र के नाम से जानेंगे, दिमित्र के नाम से जानेंगे, दिमत्र के नाम से जानेंगे। इसका भारत पे आक्रमण होता है। इंडो ग्रीक्स के रूप में यह व्यक्ति पहला है, या दमित्र कहीं कहीं लिखा रहता है, तो इस दमित्र का शासन जो है वो भारत के ऊपर होता है, आक्रमण होता है भारत के ऊपर। जिस समय दमित्र भारत के ऊपर आक्रमण कर रहा है, जब इसका आक्रमण हो रहा है तो उसके आक्रमण के समय में भारत में शासन किसका है? पुष्यमित्र शुंग का। तो मैंने आप लोगों को पिछले सेशन में पुष्यमित्र शुंग के बारे में जब बताया था तो मैंने बताया था कि उसके समय में डिमेट्रियस फर्स्ट ने आक्रमण किया, तो वो आक्रमण आपको यहीं पर देखने को मिल रहा है। अब पुष्यमित्र शुंग का जो शासन है वो शुंग वंश आपको भारत में देखने को मिलेगा। तकरीबन इस तरीके के एरिया में आपको देखने को मिलेगा कि शुंग वंश का शासन जो है वो फैला हुआ है। ये इतना पूरे बड़े हिस्से में ये शुंग वंशी शासन है। ये किसका शासन है? ये शुंग वंश का शासन है। और नीचे के हिस्से में आप देखेंगे तो यहां पे तकरीबन जो है आपका ये सातवाहन साम्राज्य है। तो ये कौन सा शासन आपको देखने को मिलेगा? ये सातवाहनों का शासन देखने को मिलेगा। यहां पर ये सातवाहनों का शासन है। तो यहां पर शुंग वंश है, यहां पे सातवाहन वंश है। ये दो बड़े हिस्से मैंने आपको दिखाए थे। इसका फिर बाद में प्रसार हुआ उत्तर पूर्व में, उत्तर पश्चिम में, और पूर्व में प्रसार आपको बाद में देखने को मिला। और यहां पर शुंग का पतन आपको देखने को मिला। तो जिस समय ये आ रहे हैं उस समय, जिस समय डिमेट्रियस ने भारत में आक्रमण किया, डिमेट्रियस फर्स्ट ने भारत पे आक्रमण किया है, तो वो यही है, भारत पे उसमें आक्रमण करता है। इनके भाई हैं डिमेट्रियस के, इनका नाम है एपोलोडोटस, और इनके एक सेनापति हैं जिनका नाम है मिनांडर। तो आगे आप मिनांडर का भी शासन जो है वो देखते हैं। तो ये पूरा ओवरऑल आपको लोकेशन मेरी ख्याल से अब समझ में आ गया होगा कि ये लोकेशन किस जगह पर बिलोंग करता है, किस जगह पर ये बनता है। ठीक है,
तो मौर्योत्तर काल का शासन का जो पीरियड है वो आपको समझ में आया कि नहीं? तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मैंने आपको यहां तक जो बातें बताई कि भाई डेमेट्रियस फर्स्ट आते हैं, फिर वो भारत पे आक्रमण करते हैं, उनके बाद आप देखते हो कि उन्हीं का सेनापति है मिनांडर भारत की ओर आक्रमण करेगा। तो ये सारा जो समय चल रहा है, ये सारी चीजें आपको पार्टीशन के रूप में देखने को मिलती हैं। अब जो सीरियन जो पार्ट है, सीरिया का जो हिस्सा है, जो आप यहां पर देख रहे हो, इधर वाला जो पर्शियन या सीरियन वाला जो रीजन है, इस सीरियन वाले रीजन पे आप देखोगे आगे चल करके एंटियोकस फोर्थ जो है वो शासन करता है। और इसी एंटियोकस फोर्थ का, जैसे आप यहां पर शासन देख रहे हैं ना, ये डियोडोटस की बात करी जा रही है, और इधर जो मेनली जो सीरिया को संभाल रहा है वो एंटियोकस सेकंड है। फिर एंटियोकस सेकंड के बाद आप एंटियोकस थर्ड को देखते हो यहां पर। इसी एंटियोकस थर्ड के बाद आप देखेंगे एंटियोकस फोर्थ आएगा, एंटियोकस चतुर्थ आएगा। तो एंटियोकस चतुर्थ के समय में इसका एक सेनापति है जिसका नाम है यूकेटाइड्रीज, जिसका नाम क्या है? यूकेटाइड्रीज। अब ये एक इंपॉर्टेंट नाम है, यूके या यूक्रेटाइडीज, जो भी आप कह सकते हैं प्रोनाउंसिएशन के रूप में। वो इसका यहां पर आक्रमण होगा भारत के ऊपर। और जो डेमेट्रियस प्रथम जिसने भारत के ऊपर शासन किया हुआ है, भारत का हिस्सा जो जीता हुआ है, वो बैक्ट्रियन रीजन है, उस बैक्ट्रियन रीजन को ये इनसे छीन लेगा। तो यूकेटाइड्रीज जो है वो जो डेमेट्रियस है इसके ऊपर आक्रमण कर रहा है, और इसके आक्रमण करके डिमेट्रियस का जो पोर्शन है, डिमेट्रियस का जो शासन का एरिया है, उस शासन के एरिया को ये छीन लेगा उससे, और वो बैक्टीरिया का रीजन है। तो इसका जो अधिकार है वो बेसिकली झेलम नदी के आसपास तक हो जाएगा। जो आप यहां पर बैक्टीरिया का प्रांत देख रहे हैं, ये झेलम नदी के आसपास आपको देखने को मिलेगा काफी हद तक। ये थोड़ा सिंधु नदी मैंने ज्यादा इधर बना दी, सिंधु नदी अगर उधर बनाए होते तो आपको ये देखने को मिलता कि झेलम के इर्द गिर्द उसका शासन हमको देखने को मिल रहा है। या इसी एरिया को हम थोड़ा सा और इस तरफ ऐसे करके बढ़ा सकते हैं, ऐसे करके, तो झेलम के आसपास का एरिया हमको देखने को मिल जाता है। तो आप ये देखोगे कि जो यूकेटाइड्रीज है, यूकेटाइड्रीज का जो विस्तार क्षेत्र है वो झेलम नदी के आसपास तक आ जाता है। अब वो सीरिया से स्वयं को स्वतंत्र कर देता है, और अब भारत में यवन वंश जो है वो दो हिस्से में चलने लगते हैं। एक यूकेटाइड्रीज और उसके बाद के लोग, और दूसरे यूथिडेमस और उसके बाद के लोग। यूथिडेमस इधर है, ठीक है, यूथिडेमस वाला जो हिस्सा है वो ये है, और दूसरा यूकेटाइड्रीज वाला हिस्सा जो है वो ये है। तो अब जो हिस्सेदारी है, जो बंटवारा है आपका, ये इसी रूप में हमको देखने को मिलेगा। यूकेटाइड्रीज यूनानियों का हिस्सा और यूथिडेमस यूनानियों का हिस्सा। अब यूथिडेमस और यूनान दोनों के हिस्से को अगर हम अलग अलग देखने का प्रयास करें तो वो कैसे बनेगा, उसके लिए हम सिर्फ भारत की तरफ चलते हैं, थोड़ा भारत का नक्शा बनाएंगे और भारत की तरफ आने का प्रयास करेंगे। देखिए, उधर वाला हिस्सा आप समझ गए हैं, इधर वाला जो हिस्सा है आप समझ गए हैं। इसमें अगर हम इंडिया को बनाने का प्रयास करें तो इंडिया समथिंग आपका कुछ इस तरीके का बनेगा, और हम उत्तरी हिस्से को ज्यादा दिखाएंगे, कोई दक्षिणी हिस्से का ज्यादा इस्तेमाल हमारे पास में नहीं है, ठीक है। तो हम उत्तरी हिस्से की तरफ बढ़ रहे होंगे, और तकरीबन ऐसे करके हम भारत का नक्शा जो है यहां पर ड्रॉ कर सकते हैं, इस तरीके का, है ना। तो ये हमारा जो है वो इंडिया है, और इधर नेपाल वाला जो हिस्सा है छोटा सा, आपको मालूम ही है, ये भूटान वाला हिस्सा इधर, और ये ऐसे करके इधर। और फिर यहाँ पर आप दक्षिण से अगर थोड़ा सा मिलान करना चाहें तो यहाँ पे आप बांग्लादेश वाला हिस्सा ऐसे करके बना सकते हैं, ठीक है। और फिर उधर से भारत को मिला दीजिए, लाना चाहें तो, ठीक है, लो ऐसे मिल जाएगा। तो ये जो भारत है, इस भारत में आप देख सकते हैं, इधर से आपको, यहां से आपको मालूम है इस तरीके से कुछ पाकिस्तान का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा, और इसके ऊपर आपको अफगानिस्तान का हिस्सा थोड़ा और देखने को मिलेगा। तो इसी में आप यहां पर ये सिंधु नदी बना सकते हैं, ये मान लेते हैं कि सिंधु नदी है, ठीक है, ये सिंधु नदी है, और सिंधु की कई सारी आपको सहायक नदी देखने को मिलेंगी, जैसे कि, है ना, बहुत सारी आपको सहायक नदियां जो है वो देखने को मिलेंगी। तो ये आपको 5 सहायक नदियां सिंधु की इधर देखने को मिलेंगी, ये नॉर्दर्न हिस्सा है भारत का, और यहीं से आपको ये गंगा नदी बहते हुए जाते हुए देखने को मिलेगी, जो कि बांग्लादेश में गिर रही होगी, और इसी का पीछा करते हुए कुछ दूरी तक आपको जाते हुए यमुना देखने को मिलेगी, ये यमुना है। तो इस पोर्शन में अगर हम समझने का प्रयास करें तो हम इधर वाले हिस्से में हैं, इस तरफ वाले कहीं पर हिस्से में हैं, ठीक है।
जिसमें कि आप जैसे यहां पर मान सकते हैं कि यहां पर तक्षशिला होगा, कहीं पर तक्षशिला वाला हिस्सा है यहां पर कहीं पर, ठीक है। और मतलब ये सारे लोकेशंस आपको यहीं पर आसपास ही कहीं देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लेते हैं कि इधर कहीं आपका ये पेशावर होगा, पेशावर जिसको हम लोग पुष्कलावती भी कहते थे, या पुरुषपुर के नाम से भी जाना जाता था, पुष्कलावती के नाम से भी जाना जाता था इसको, ठीक है। यहां कहीं पे आपको स्वात रीजन देखने को मिलेगा, स्वात घाटी देखने को मिलेगी, स्वात वाला क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलेगा। और इधर आपको तकरीबन यहां कहीं पे आपको काबुल देखने को मिलेगा, इस जगह पर ये काबुल है, काबुल नदी के नाम पे भी है, काबुल हिस्सा यहां पर आपको देखने को मिलेगा। पेरिस पोसेइडोनस जो है वो हिस्सा अफगानिस्तान का उधर देखने को मिलेगा। तो अब इसको आप, ये जो हिस्सा है भारत का और इसके इस वाले हिस्से को जो देख रहे हो, उसको आप यहां पर कल्पना करने का प्रयास करो कि वो सारी चीजें इधर बनी हुई हैं। ये आपका बैक्ट्रियन रीजन है, इस तरफ वाला जो हिस्सा है ये बैक्टीरिया है, और इस तरफ वाला यहां कहीं आपकी हिंदू कुश पहाड़ी होगी, इसी जगह पर कहीं पर यहां पर बैक्टीरिया मान लीजिए, यहां पर हिंदू कुश पहाड़ी मान लीजिए। इसको पार करके लोग इस तरीके से आएंगे दक्षिण की तरफ, ठीक है। तो ये हिस्सा क्लियर हो गया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, अब इस क्षेत्र के ऊपर दो अलग अलग तरीके के लोगों का शासन होगा। दोनों ग्रीक्स ही हैं, लेकिन दोनों के जो वंश हैं वो अलग अलग हैं। वंश अलग अलग में, जैसे कि एक यूकेटाइड्रीज का वंश है और एक यूथिडेमस का वंश है। यूकेटाइड्रीज और यूथिडेमस। वास्तविक रूप में यूथिडेमस जो है वो इंडो ग्रीक्स की तरफ से आ रहा है, बैक्ट्रियन ग्रीक्स की तरफ से आ रहा है। अब अगर हम अलग अलग देखने का प्रयास करें, जैसे यूकेटाइड्रीज है, इनका जो शासन है वो बैक्ट्रिया से लेकर के झेलम तक है। इनका जो शासन क्षेत्र है वो कहां से कहां तक है, बैक्ट्रिया से लेकर के झेलम तक है, सॉरी झेलम। और झेलम से लेकर के पूर्व की तरफ का जो हिस्सा है, झेलम से लेकर के जो मथुरा तक का जो हिस्सा है, झेलम से जो मथुरा तक का हिस्सा है वो इनके एरिया के अंतर्गत आता है। अब अगर इसको आप मैप में देखना चाहोगे तो जो बैक्ट्रियन रीजन मैंने आपको बनाया था, वहां से लेकर के मान लेते हैं ये झेलम नदी है, ठीक है। ये नदी आपकी कौन सी है, ये झेलम है। इसको हम रिवर झेलम के नाम पे अगर हम लिख दें और थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये झेलम है, ठीक है, ये झेलम नदी है। तो झेलम नदी तक का जो हिस्सा है, इस तरीके से आप देखिए, ये जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हो, इस तरीके से जो झेलम का हिस्सा आप देख रहे हो, ये आपका यूकेटाइड्रीज का हो गया। और झेलम से लेकर के जो आपका यमुना नदी तक का जो हिस्सा है, झेलम से लेकर के मथुरा तक का हिस्सा जो है, अब मथुरा जो है आपको यहां कहीं देखने को मिलेगा, यहां कहीं आपको मथुरा देखने को मिलेगा, मथुरा, ठीक है, ये मथुरा है। तो इस तरफ का जो हिस्सा है आप देख रहे हैं शासन का, जो पूरा इस तरफ का जो ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है वो किसके पास में है, ये पोर्शन आपका यूथिडेमस के पास में है, यूथिडेमस के जो वंशज हैं उनके पास में है। और ये वाला जो हिस्सा है ये आपका यूकेटाइड्रीज के पास में है, टाइड्रीज के पास में। अब इनकी दोनों की अलग अलग कैपिटल्स भी हैं। जैसे कि अगर आप ये बात करेंगे कि यूकेटाइड्रीज का जो राजधानी है वो तक्षशिला है, इसका जो राजधानी का क्षेत्र जो है वो तक्षशिला है, तो ये इनकी कैपिटल है। ये तक्षशिला जो है वो क्या है, राजधानी है। राजधानी किसकी राजधानी है, ये यूकेटाइड्रीज के जो वंशज हैं। यूथिडेमस की राजधानी झेलम नदी के पास में, यहां कहीं पर आप देखेंगे, इस जगह पर कहीं पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी सियालकोट, ठीक है। इस जगह पर आपको एक जगह देखने को मिलेगी, क्या, सियालकोट, या इसी को शाकाल कहा जाता था उस समय, शाकल कहा जाता था, शाकल। तो इसकी कैपिटल जो है वो शाकल है, ये इसकी राजधानी है, ठीक है। तो राजधानियां पास पास हैं, लेकिन प्रसार क्षेत्र इसका इधर पश्चिम की ओर है, इसका इधर दक्षिण पूर्व की ओर है। इस तरीके से इनका व्यापक प्रसार आपको यहां पर देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद बारी आ जाती है मीनांडर की। इसके बाद अगले जो शासक आते हैं वो कौन है, वो मीनांडर है। वो कौन है, मीनांडर है। अब मीनांडर के बारे में अगर आप देखेंगे तो इनकी शादी जो है वो डेमेट्रियस की बेटी के साथ होती है, और ये तकरीबन 155 से लेकर के 130 के आसपास तक शासन करते हैं। तो एक नदी है जिसका नाम है हाइफेनीज, ठीक है, एक नदी है जिसका नाम क्या है, हाइफेनीज। और हाइफेनीज को, यूनानी भाषा है ये हाइफेनीज, इसको भारत में ब्यास के नाम से जाना जाता है। ब्यास, ये है ब्यास, ठीक है। ये नदी जो जा रही है आपकी, ये कौन सी है, ये जो छोटी सी नदी आपको दिख रही है ये ब्यास है, ब्यास वाला हिस्सा है। और इसके आगे अगर हम बढ़ेंगे तो एक जगह आपको देखने को मिलेगी इसेमस,
एक नदी आपको देखने को मिलेगी, इसका नाम क्या है, इसेमस। तो इसेमस नदी जो है ये कौन सी नदी है, ये नदी यमुना है। ये नदी है यमुना, जो आपको ये देखने को मिल रही है, ये जिसके किनारे मथुरा आपको देखने को मिल रहा है, तो ये यमुना है। यमुना, इसेमस इसी को कहा जा रहा है, इसेमस यही है। ठीक है, तो इसका जो राज्य क्षेत्र है ये यहां तक है, और इसकी राजधानी जो है वही सियालकोट या साकाल है। तो इसका जो यमुना के मतलब वही बात हो गई कि मथुरा से लेकर के थोड़ा और नदी के हिसाब से देखा जाए तो इसका प्रसार से थोड़ा सा दक्षिण में और ज्यादा बढ़ जाता है, जो कि मीनांडर का है। तो मीनांडर की भी राजधानी आपकी यही वाली शाकल है जो आपको इस प्लेस में देखने को मिल रही है। उसके बाद आप देखेंगे तो मीनांडर का एक बेटा आता है जिसका नाम है स्ट्रैबो फर्स्ट, स्ट्रैबो प्रथम। ये इनका बेटा है जो इनका अगला उत्तराधिकारी बनेगा। और इसके मथुरा से जो है, यही मथुरा है, यहां से कुछ मुद्राएं प्राप्त होती हैं, मथुरा से मुद्राएं इसकी प्राप्त होती हैं, और इन्हीं मुद्राओं से पता चलता है कि इसका अगला जो शासक है वो ये था। तो इसने भी मथुरा तक अपना राज्य किया है, यानी इनका भी जो शासन क्षेत्र है वो मथुरा के इर्द गिर्द रहा है, ये भी चीज हमको पता चलती है। तो क्रमिक रूप से भारत में इस तरीके से इनका प्रसार हमको देखने को मिल रहा है, जो मीनांडर और स्ट्रैबो के रूप में हम जान रहे हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा और विस्तार समझने का प्रयास करें तो मैंने यहां कहीं आपको स्वात दिखाया था, यह है आपका स्वात। स्वात के पास में ही इस जगह पर आपका पड़ता है बाजौर या बजौर, बाजौर कह सकते हैं या बजौर कह सकते हैं। स्वात या बजौर ये जगहें हैं दोनों, यहां पर ये स्वात है, ये बजौर है, आसपास ही है। ठीक है, तो स्वात और बजौर जो प्रदेश है, इन दो जगहों से दो मृदभांड मिले हैं, और इन मृदभांडों से इनके शासन कालों का पता चलता है, इनके चित्रों का पता चलता है, इनकी मुद्रा का पता चलता है, इन सब के बारे में। इसके अलावा हमको यह भी पता चलता है कि इनका अधिकार राजपूताना पर भी था, राजपूताना पर भी इनका आधिपत्य है। रीजन कि इन लोगों के जो सिक्के हैं, इनके सिक्कों पर ऊंट का निशान बना हुआ है, और ऊंट जो है वो राजपूताना जो जगह है, ये वाला जो एरिया है, इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करता है। ठीक है, तो ये राजपूताना पर भी इनका अधिकार है। तो इस तरीके से अगर हम इन सब का, या मीनांडर से लेकर के स्ट्रैबो तक के शासनकाल को अगर हम मैप में समझने का प्रयास करें, तो ये पूरा का पूरा जो कपिशा वाला एरिया है, कपिशा वाला एरिया मतलब अफगानिस्तान वाला जो हिस्सा है, काबुल घाटी के आसपास जो पड़ता है, यहां पर आपका ये कपिशा प्रांत है। ठीक है, इसको हम लोग कपिशा के नाम से जानेंगे। कपिशा को आप अफगानिस्तान कहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन नॉर्दर्न हिस्से में कपिशा आपका पड़ेगा। तो वो कपिशा से लेकर के पंजाब का ये पेशावर, उशावर, तक्षशिला वगैरह ये सब पंजाब के हिस्से हैं, ये पंजाब वाला जो हिस्सा है। और फिर दक्कन में जो सिंध का एरिया है, ये जो सिंध का प्रोविंस है ये। इसके अलावा अगर आप पूर्व की तरफ चलेंगे तो पूर्व में आपको राजस्थान में, जिसको हम लोग माध्यमिका के रूप में जान रहे हैं, माध्यमिका वही है जिसको हम लोग चित्तौड़ के नाम से जानते हैं, चित्तौड़ या माध्यमिका, यहां तक इनका शासन फैला हुआ है। फिर उसके पश्चात आप देखेंगे तो मथुरा तक ये जाएंगे आगे पूर्व में, और बुंदेलखंड वाला जो प्लेट्यू है, बुंदेलखंड प्लेट्यू, वहां तक शासन रहेगा। और गुजरात में भड़ौच वाला जो हिस्सा है, सौराष्ट्र भड़ौच वाला जो प्रांत है, वहां तक ये पूरा विस्तृत रखेंगे। तो बेसिकली ये एक बड़ा सा जो शासन क्षेत्र है, यहां से लेकर के यहां तक, ये बड़ा सा एक शासन क्षेत्र जो है वो कवर हो जाता है किसके द्वारा? अगर आप देखोगे तो एक बड़ा सा शासन क्षेत्र आपका कवर होता है, ये यहां से लेकर के इस तरह से, ऐसे, ये एक बड़ा सा शासन क्षेत्र जो है वो कवर होता है, जो यहां पर आपको कवर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसको मैं अलग से थोड़ा सा कलर्ड कर दे रहा हूं जिससे कि आप चीजों को समझ सकें। ठीक है, थोड़ा सा कलर्ड कर दे रहा हूं मैं, जिससे कि आप इसको समझ सकें कि कौन सा ये एरिया है। ठीक है, अब इस एरिया को अगर हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ऐसे करके, और इसको यहां पे ड्रॉ कर देते हैं ऐसे, तो ये जो पूरा पोर्शन आप देख रहे हो, ये पूरा का पूरा पोर्शन आपका इस तरीके वाला, तकरीबन ऐसा, तकरीबन ये वाला जो हिस्सा है ये आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा, जो कि किस में देख रहे हैं आप? ये आप देख रहे होंगे, ये क्या नाम है, ये मीनांडर से लेकर के स्ट्रैबो तक का जो पूरा शासनकाल है वो इसी में देखने को मिलेगा। स्ट्रैबो फर्स्ट जो है
स्ट्रैबो फर्स्ट का जो शासन है, अच्छा ये जो मिनांडर है, मिनांडर की अगर हम बात करेंगे तो आप लोगों ने मिनांडर का नाम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज में सुना होगा, नागसेन के द्वारा एक रचना है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो में उनके और नागसेन के बीच के जो वार्तालाप है उनका संकलन किया गया है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखनी है। हालांकि उसका कोई खास ज्योग्राफी से रिलेशन नहीं है, लेकिन स्ट्रैबो फर्स्ट जो है वो जो शासन कर रहा है वो यूकेटाइड्रीज वंश से संबंधित है, आपको मालूम ही है। तो माफ कीजिएगा, यूकेटाइड्रीज नहीं, ये यूथिडेमस वंश से संबंधित है। उसी समय यूकेट्राइड्रीज वंश का भी वंशावली आगे बढ़ रहा है। स्ट्रैबो के समय में यूकेट्राइड्रीज वंश से हेलियोक्लीज नाम का एक व्यक्ति शासन करता है। तो जिस समय यूथिडेमस में शासन जो है वो स्ट्रैबो का है, उसी समय यूकेट्राइड्रीज वंश में अगर आप देखेंगे तो एक शासन देखने को मिलेगा जिसका नाम है, जिस शासक का नाम है हेलियोक्लीज। हेलियोक्लीज वहां पर शासन करता हुआ दिखाई देगा। तो उसके कुछ संघर्ष आपको यहां पर सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेंगे और ये पता चलेगा कि भाई नॉर्थ ईस्ट वाला जो हिस्सा है, पंजाब वाला जो हिस्सा है, पुष्कलावती वाला जो हिस्सा है जिसको हम लोग पेशावर कह रहे हैं, ये सब उसी से इन्होंने जीते थे, उसी से इन्होंने प्राप्त किए थे। इसी वजह से ये इतना विस्तृत जो साम्राज्य है ये मिनांडर से लेकर के स्ट्रैबो तक हमको देखने को मिल रहा है, जो यूथिडेमस राजवंश का है इंडो ग्रीक्स में। अब जब हम यहां पर यूथिडेमस के बाद क्या नाम है आपका यूकेटाइड्रीज वंश की बात कर रहे हैं, तो उसमें मैंने आपको बताया कि हेलियोक्लीज के साथ संघर्ष देखने को मिलता है। तो हेलियोक्लीज के बारे में भी थोड़ा सा हम देखें तो हमको ये पता चलेगा कि यूकेट्राइड्रस इनके पिता हुआ करते थे और अपने ही पिता की हत्या करके 155 बीसी में ये हेलियोक्लीज जो है वो शासक बनता है। तो एक बार जरा इसके ऊपर मैं इसका एक डुप्लीकेट तैयार कर लेता हूं जिससे कि आगे भी ये मैप यूज हो सके, और उसमें मैं इनका जो शासन है वो दिखाने का प्रयास करता हूं और यहां से इन चीजों को इरेज करते हैं जो यहाँ पे काम की फिलहाल नहीं है, जिससे कि हम अन्य चीजों को लिख सकें। तो इसके एरिया को भी उसी मैप में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो इनके पिता हैं यूकेटाइड्रस, उनकी हत्या करके ये गद्दी पर बैठते हैं। तो बैक्ट्रिया जो इनके समय में इनके शासन में आया, जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसका नाम क्या है, उसका नाम है हेलियोक्लीज। ठीक है, तो पहले तो नाम हम यहां पर लिख देते हैं जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। हेलियोक्लीज है, और हेलियोक्लीज जो है ये आपको ध्यान रखना है कि जो यूकेटाइड्रीज वंश है वहां से बिलोंग कर रहा है। यूथिडेमस का तो हम स्ट्रैबो तक लेकर के आए आपको, लेकिन हेलियोक्लीज जो है वो यहां पर शासन करते हैं। और हेलियोक्लीज जो है उनके वो जो है अपने पिता को ही मार करके गद्दी पर बैठ रहे हैं। तो बैक्ट्रिया का जो रीजन है वो इनके हाथ में आता जरूर है। बैक्ट्रिया का जो शेष भाग है, इधर वाला जो हिस्सा है बैक्ट्रिया का, ये जो हिस्सा है ये इनके शासन का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर शकों का अधिकार होना शुरू हो जाता है। यानी हेलिक्लीज जो है उसके हाथों से बैक्टीरिया निकल जाता है और ये बैक्टीरिया वाला हिस्सा यही है। और इसी समय स्ट्रैबो प्रथम जो है वो काबुल नदी तक अपना जो क्षेत्र है, मैंने आपको बताया कि वो जीत लेते हैं। तो काबुल को ही हम लोग पैरोपेनिडाइज के नाम से भी जानते हैं, वो काबुल वाला एरिया है। तो झेलम तक का एरिया, झेलम से आगे काबुल तक का जो एरिया है वो इनसे पार कर लेता है। तो हेलियोक्लीज के समय में एकदम पतन हो जाता है अगर हम देखेंगे तो यूकेटाइड्रीज वंश का। उसके बाद आप देखेंगे एक शासक बनता है एंटियालकीट्स, वो शासक बनते हैं। और एंटियालकीट्स का जो शासन है वो तक्षशिला से चलता है। एंटियालकीट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा पिछली क्लास में भी, एंटियालकीट्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। एंटियालकीट्स वही व्यक्ति है जिसके जो राजदूत हैं उनको विदिशा भेजा गया था, विदिशा। और जिस समय इनको विदिशा भेजा गया था उस समय आप देख सकते हैं कि वहां पर भगभद्र का शासन था, और भगभद्र जो है वो शुंग वंश का शासक हुआ करते थे। शुंग वंश के शासक होते थे जिनका नाम था भगभद्र। इनके समय में एक राजदूत भेजे गए थे जिनका नाम था हेलियोडोरस, या हेलियोडोरस। तो हेलियोडोरस को भेजने का काम इन्होंने किया था। तो ये वही विदिशा वाला इलाका है, यहां कहीं पे आपकी विदिशा पड़ेगी, ये विदिशा वाला हिस्सा है। इस विदिशा वाले हिस्से में ही आकर के उन्होंने विष्णु स्तंभ या गरुण स्तंभ की स्थापना करी थी। इसके बाद आप देखेंगे कि जो यूकेटाइड्रीज वंश है, यूकेटाइड्रीज वंश का जो है पतन होना शुरू हो गया, पल्लवों ने उसके ऊपर अधिकार कर लिया, तो वो ज्यादा कुछ हिस्सा बचा नहीं। तो एंटियालकीट्स ही यहां पर एक इंपॉर्टेंट व्यक्ति हो जाता है। अब हम जो है थोड़ा सा शकों के ऊपर समझने का प्रयास करेंगे। इसी से मिलता जुलता अब शकों का, मैंने बताया कि शकों का आक्रमण होना शुरू हुआ है। तो शकों को अगर हम समझने का प्रयास करें तो इधर के मैप में हमको आना पड़ेगा। जैसे ये वाला जो रीजन आप देख रहे हैं, या इसमें आ जाइए, यहां पर आप देखिए
अब हमको ये समझना पड़ेगा कि ये सेंट्रल एशिया वाला रीजन है, ये जो आपका क्षेत्र है ये सेंट्रल एशिया का क्षेत्र है, मध्य एशिया का क्षेत्र है। मध्य एशिया की ही घुमक्कड़ जाति है जिसको हम शक बोल रहे हैं। तो शक बेसिकली क्या है, शक जो है वो मध्य एशिया की ही घुमक्कड़ जाति हैं। तो इसमें हम फिर से इसी चीज को हम ऐड कर लेते हैं, अपने डुप्लीकेट कर लेते हैं इसको, और इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि जो इधर वाला एरिया है, ये जो लोकेशन है, मैं इसको साफ कर देता हूं। और मेरे ख्याल से आप बैक्ट्रियन रीजन जो है वो आप समझ गए होंगे, बैक्ट्रियन रीजन जो है वो कहां तक है। तो जो शक हैं, शक जिनको हम पार्थियंस बोल रहे हैं, माफ कीजिएगा सीथियंस बोल रहे हैं, सीथियंस, सीथियन इनको बोल रहे हैं, ये मध्य एशिया की, मध्य जो एशिया है इसकी एक लड़ाकू और घुमक्कड़ जनजाति है। तो मध्य एशिया वाला जो लोकेशन है वो आपको इसके ऊपर यहां पे कहीं पे देखने को मिलेगा, जो कि मैंने आपको अभी मैप में थोड़ी देर पहले दिखाया। गार्गी संहिता कहती है कि यवन आक्रमण के बाद शक जो हैं उनका आक्रमण होता है भारत के ऊपर, और ये मथुरा पे उनका आधिपत्य हो जाता है। तो जो शक हैं वो ड्रेन होकर के पहले वेस्ट में जाएंगे, ठीक है, और वेस्ट के बाद साउथ होते हुए ये मथुरा तक आ जाएंगे। तो शकों का जो मेन रीजन है वो मथुरा के आसपास है, इस जगह के आसपास है, यहां पर शक आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। और कुछ चाइनीज ग्रंथ हैं जिसमें एक नाम आता है पान कू, एक राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई एक रचना है जिसका नाम है सियान हानशू। तो सियान हानशू में बताया गया है कि मंगोलिया की एक जनजाति हुआ करती थी, यू ची जनजाति, यू ची, ये एक ट्राइब था, ये एक ट्राइब है जो कि मंगोलिया से बिलोंग करती थी। अब मंगोलिया वाला जो रीजन है, मंगोलिया वाला जो क्षेत्र है, अगर आप उसे देखेंगे तो यहां पे कहीं पे आपको मंगोलिया आपको देखने को मिलेगा। ये मान लेते हैं कि मंगोलिया है, मंगोलिया जो सेंट्रल एशिया वाला हिस्सा है वो आपको देखने को मिलेगा, तकरीबन मान के चलिए कि यहां पर मंगोलिया है। अब मंगोलिया जो जाति है वो क्या करती है, मंगोलिया जो जाति है वो क्या कर रही है, मंगोलिया की जो यूची जाति जो है वो शकों के ऊपर आक्रमण कर रही है और शकों को वहां से खदेड़ दे रही है। तो शक यहां से भाग करके वेस्ट की ओर आ रहे हैं, पश्चिम की ओर आ रहे हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं, और जब ये पश्चिम की ओर जा रहे हैं तो शकों ने इनका वहां पर भी पीछा किया। तो पहले तो मैंने कहा कि इनको शकों के ऊपर आक्रमण होता है और शक जो है वो पश्चिम की ओर चले जाते हैं। तो पश्चिम की ओर जाते हैं तो कहां पर बसते हैं, यहीं पर बैक्ट्रियन वाले रीजन में आकर के। तो शकों ने बैक्ट्रियों के ऊपर जो है वो अपना आधिपत्य कर लिया, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको समझाया। बैक्ट्रिया पर आक्रमण करके यवनों को पराजित किया, लेकिन जब इन्होंने यवनों को पराजित करके बैक्ट्रिया वाले रीजन में अपने आप को एस्टैब्लिश किया तो यूची जनजाति जो है वो इनका पीछा करते हुए यहां तक आ गई। तो शक यहां से दो शाखाओं में विभाजित हो गए। जैसे यवनों को आपने दो शाखाओं में देखा, वैसे ही शक भी दो शाखाओं में विभाजित हो गए। और शक जो दो शाखाओं में विभाजित हुए उनमें से एक वो बैक्ट्रिया से दक्षिण की ओर आते हैं, कपिशा की तरफ। बैक्ट्रिया से दक्षिण की ओर जब आएंगे कपिशा की तरफ, मतलब अफगानिस्तान वाला जो रीजन है ये मैंने आपको दिखाया, यहां पर आते हैं, एक हिस्सा ये है, और एक जो है वो पश्चिम की तरफ चले जाते हैं और दूसरी तरफ चले जाते हैं, यानी ईरान की तरफ चले जाते हैं। तो एक रीजन यहां पर ईरान की तरफ चला जाता है और एक जो है इधर दक्षिण की ओर कपिशा प्रदेश में आ जाता है, जो कि भारत की तरफ आपको आते हुए दिखाई देगा। और जो यही शाखा जो नीचे की ओर दक्षिण की ओर आ रही है, इसी शाखा ने फिर भारत में अंदर की ओर एंटर किया है और कई जगहों पर अलग अलग ग्रुप्स में शासन किया है, जैसे तक्षशिला है, मथुरा है, उज्जैनी है। तो आपको ये जो रीजन यहां पर देखने को मिलेंगे, तो अब आपको इन्फ्लुएंस समझ में आ गया होगा ना कि किस तरीके का हो रहा है। ऐसे यहां पर आए और ऐसे जो है ये इधर आते हैं, ये आपका बैक्ट्रियन रीजन है, और बैक्ट्रियन रीजन से इधर दक्षिण की ओर आ रहे हैं, और दक्षिण से फिर आपका ये तीन फ्लो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है, दो तीन फ्लो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहा है। जैसे ये वाला जो रीजन है, इधर कहीं पे आपका उज्जैन होगा, ठीक है, इधर कहीं पर आपका क्या होगा, उज्जैन होगा। आप यहां पर देख सकते हैं कि ये तक्षशिला रीजन है, तो यहां पर तक्षशिला है, यहां पर उज्जैन है। इसी तरीके से यहां पर ये मथुरा आपका रीजन आपको देखने को मिल रहा है, ये वाला मथुरा प्रदेश है। तो ये सब जगहों पर आप देखेंगे कि शकों का प्रभाव हमको देखने को मिल जाता है, और ये अपनी विभिन्न विभिन्न शाखाओं में जो हैं वो अलग अलग जगहों पर शासन करना शुरू कर देते हैं। तो ये शकों का रीजन भी हमको यहीं से समझ में आएगा कि शकों का इन्फ्लुएंस यहीं पर हमको देखने को मिल रहा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि शकों की अलग अलग शाखा है, जैसे यहां पर आप देखिए शकों की जो ये वाली शाखा है जो तक्षशिला वाले रीजन पे आ रही है, तक्षशिला वाला जो रीजन है, तक्षशिला में जो शक हैं उनके बारे में बात करें तो इनका जो पहला राजा है
इनका जो पहला शासन है, यहां पे शासन करने वाला जो पहला व्यक्ति है वो माओस है या मोअस है, इस तरीके से उसको माओस के नाम से जाना जाता है या माउस के नाम से जाना जाता है या मेउस के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग प्रोनाउंसिएशन, जैसा भी आप प्रोनाउंसिएशन करें, कहीं कहीं मावेज लिखा रहता है, तो मावेज, माओस, मेओस, माउस सब एक ही बात है। तो उसका शासक, उसका यहां पर शासन है और उसका शासन इसी तक्षशिला वाले रीजन पे ये शक है। ये कौन सा शासन है? शक शासक है। इनका साम्राज्य हमको देखने को मिलेगा। मेउस के बाद आप देखेंगे तो एजेस प्रथम का शासन हमको देखने को मिलता है। एजेस प्रथम के बाद एजेस द्वितीय का शासन देखने को मिलेगा। एजेस द्वितीय जो है वो अंतिम शासक होते हैं। तो इनका जो राज्य है वो तक्षशिला से लेकर के मथुरा तक ये फैलता है। तो ये जो पूरी शाखा आपको यहां से यहां तक देखने को मिलेगी, ये शाखा ये इनकी रहेगी। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो एक और पॉइंट में देखने को मिलता है कि मथुरा में जो प्रथम दल है, मथुरा में अगर हम बात करते हैं, मथुरा, ये मथुरा वाला रीजन है। मथुरा में जो शक हैं, मथुरा में यहां के जो शक हैं, इनमें जो पहला शासक बन रहा है उसका नाम है राजुल। उसका नाम क्या है? राजुल। ये मथुरा से शासन कर रहा है खास तौर से। तो तक्षशिला से लेकर के मथुरा तक ये माओस और उनके शासकों का शासन है क्षत्रपो भी। और मथुरा में जो है आपको शासन देखने को मिल रहा है राजुल का। और इनका जो राज्य है ये पूर्वी पंजाब से लेकर के मथुरा तक फैला हुआ है। अब पंजाब का पूर्वी हिस्सा मतलब इधर कहीं का हिस्सा है, जो भारत में पंजाब का हिस्सा आपको देखने को मिलता है, वहां से लेकर के यहां मथुरा के आसपास तक इनका शासन है कुछ जगहों पर। और ये मथुरा में बाद में आए हैं ऐसा इतिहासकार कहते हैं। जैसे कि मालवा के एक शासक हुआ करते थे, मान लेते हैं कि यहां कहीं पर ये मालवा रीजन है, ठीक है, मान लेते हैं कि ये मालवा प्रदेश है, ये मालवा रीजन है। मालवा के शासक हुआ करते थे एक ये मालवा रीजन में आपको लिख दे रहा हूं यहां पर, मालवा, ठीक है, ये मान लेते हैं कि मालवा है। इस मालवा में एक शासक हुआ करते थे जिनका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य जो मालवा के राजा हैं, मालवा के राजा जो हैं विक्रमादित्य जो हैं, इन्होंने ही 57 बिफोर क्राइस्ट में इन शकों को पराजित किया था। और तब ये शक मालवा से शक पराजित किए गए, शक पराजित हुए कहां से? मालवा से। और तब ये मालवा से भाग करके मथुरा गए। तो इस प्रकार से जो इनका शासन मथुरा के आसपास दिखता है वो इस घटना का जिम्मेदार है। और फिर उसी 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत चलाया गया, मालवा संवत भी उसको कहते हैं, कृत संवत भी उसको कहते हैं। तो ये हिस्सा है। अब अगर हम वेस्टर्न भारत की बात करते हैं, पश्चिम भारत वाले लोकेशन की बात करें, तो पश्चिम भारत में भी शक के कई अलग अलग वंश हुआ करते थे। जैसे महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र वाला जो इलाका है, महाराष्ट्र का इलाका जो है, यहां पे कुछ क्षत्रप रह रहे हैं, महाराष्ट्र में रह रहे हैं, इनको क्षरहात कहा जाता था। सौराष्ट्र वाला और जो मालवा वाला रीजन है वहां पर भी लोग रह रहे हैं। मालवा में कंदर्प वंश का शासन है। तो महाराष्ट्र में एक शासक है जिसका नाम है अहरात। महाराष्ट्र में आपको अहरात का शासन देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में ही आप देखेंगे नहपान का आपको शासन देखने को मिलेगा। नहपान का शासक, जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा भी करी थी। इसकी राजधानी जो है वो मिन्नगर हुआ करती थी, जो भरुकच्छ के पास हुआ करती थी। भरुकच्छ आपको यहां पर देखने को मिलेगा, इस जगह पर कहीं पर भरुकच्छ है। यहां पर कहीं पर क्या है? भरुकच्छ जगह है। यहीं पर एक जगह पड़ती है मिन्नर। मिन्नर में इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, नहरात की। तो महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, यानी कि ये वाला जो पूरा रीजन है, ये जो पूरा रीजन आप देख रहे हैं, ये जो पूरा रीजन है, ये वाला हिस्सा जो है पूरा, इस पूरे हिस्से के आसपास का जो एक शासन है वो आपको पश्चिम में भी कुछ क्षत्रपों की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है, उनकी लोकेशंस को रिप्रेजेंट करता है। यहीं पश्चिम में ही आपको एक कादर्मक वंश देखने को मिलेगा, कादर्मक वंश। तो कादर्मक वंश भी आपका क्षत्रपों से ही संबंधित है, शकों से ही संबंधित है। इसमें अगर आप देखोगे तो आपको यह समझ में आएगा कि इसके संस्थापक हुआ करते थे चस्टन। इस वंश के संस्थापक थे चस्टन। चस्टन नाम का शख्स था। उज्जैन में खास तौर से शासन किया करते थे। तो यहां कहीं आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां कहीं आपको उज्जैन देखने को मिलेगा। तो उज्जैन इसकी राजधानी होती थी।
इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? उज्जैन। उज्जैन इसकी राजधानी हुआ करती थी। और इसके अलावा इनके शासन के जो स्रोत हैं वो आपको जूनागढ़ से, गिरिराज से देखने को, गिरनार से देखने को मिलेंगे। रुद्रदामन का एक औंधो यानी कच्छ की खाड़ी का अभिलेख है, वहां से इनके नाम का वर्णन मिलता है। इसी कादर्मक वंश में आपको रुद्रदामन भी देखने को मिलेगा। रुद्रदामन का नाम शायद आप लोगों ने सुना हो, रुद्रदामन। तो रुद्रदामन जो है वो भी यहीं पे शासन करते हैं। ये जूनागढ़ वाला जो इलाका है, इस जगह पर जूनागढ़ वाला जो इलाका है आपका गुजरात के पास में, काठियावाड़। तो अब इनका जो रीजन है, रुद्रदामन का जो रीजन है वो भी एक काफी बड़ा रीजन है। रुद्रदामन का जो रीजन है उसमें मालवा आएगा। मालवा के अलावा आप जो नर्मदा नदी का तट देखते हैं, यहां से मान लीजिए कि ये नर्मदा नदी जा रही है, ये नर्मदा नदी का जो तट है, ठीक है, यहां से ये नर्मदा नदी जा रही है। ये नर्मदा नदी का जो इलाका है वो भी इन्हीं के अंतर्गत आता है। इसके अलावा नॉर्दर्न कोंकण का जो रीजन है, ये जो आप देख सकते हैं यहां पे, उत्तर से लेकर के इस जगह से और गोवा के आसपास तक का जो हिस्सा है, ये कोंकण तट कहलाता है। इसमें ये नॉर्दर्न कोंकण रीजन हो गया। काठियावाड़ रीजन है। इधर मारवाड़ रीजन है, उदयपुर के आसपास वाला मारवाड़ रीजन है। साबरमती के तट का इलाका है, निचली सिंधु घाटी है। तो बेसिकली ये जो पूरा लोकेशन है, इधर वाला जो पूरा लोकेशन है, ये इस पूरे लोकेशन पे आपको रुद्रदामन का जो शासन है वो देखने को मिलता है। रुद्रदामन ने ही सातवाहन शासक हुआ करते थे। एक वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी हुआ करते थे, उनको 2 बार पराजित किया था। कन्हेरी अभिलेख में मैंने इसका वर्णन दिखाया है। और यहीं पर सुदर्शन झील का उन्होंने गुजरात में ही निर्माण कराया था। आपको ये भी समझ में आना है, पुनर्निर्माण कराया था। जो सुदर्शन झील है उसको तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बनवाया गया था, लेकिन बाद में बहुत बाढ़ आ गई थी, जिसकी वजह से सुदर्शन झील पे बंधा हुआ बांध टूट गया, तो उसको अपने खर्चे पर इसने बनवाया था। तो ये चीज आपको यहां पर शकों के शासन काल में भी देखने को मिलती है कि शक आपको यहां पर और यहां पर इत्यादि जगहों पर फैलते हुए देखने को मिलेंगे। उससे पहले मैंने आप लोगों को ग्रीक्स और इंडो ग्रीक्स के बारे में सारी जानकारी दी। आई होप कि आपको ये जो मैपिंग वाला प्रोग्राम है, इसमें जो मैप्स जो मैंने आपको बना करके दिए हैं वो आपको पसंद आए होंगे। और यदि अगर आप पेड बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो पेड बैचेस की शुरुआत हो चुकी है। 16 जनवरी लास्ट डेट है। 8 तारीख से इसकी शुरुआत हो चुकी है। विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 23,999 केवल मिल जाएगा। और ये बैच प्रीलिम से लेकर के इंटरव्यू तक की पूरी कहानी आपको ठीक तरीके से पूरा जो साथ है, सहयोग जो है वो देगा। 2024 को स्पेशली आप टारगेट करना चाहते हैं प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो उसमें भी आप विरत लाइव कोड का इस्तेमाल करके मात्र 5,999 में कोर्स परचेज कर सकते हैं। 2024 के लिए है ये, इंपॉर्टेंटली दोपहर 12 बजे क्लास चलती है। और एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है अमरेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। इसमें प्रीलिम्स रिवीजन कराया जा रहा है 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें हम पॉलिटी एक्सप्रेस के नाम से प्लेलिस्ट भी अलग बनी हुई है, और ये दोपहर 12 बजे सर सेशन लेकर के आते हैं। अगर आप लोग चाहें तो दोपहर 12 बजे इससे भी जुड़ सकते हैं। आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। अगर आप इस लेक्चर का PDF इत्यादि प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। हमारा टेलीग्राम है virad.dube, ठीक है। इस नाम से आप सर्च करिए। टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ऐसे ही मिलेगा, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। और अगर आप ईमेल करना चाहते हैं तो virad.dube@studiiq.com, इस पे आप हमें अपने विचार जो है वो भेज सकते हैं। सोशली जुड़ने के लिए इंस्टाग्राम जरूर लें, PDF पाने के लिए टेलीग्राम पे जरूर जुड़ें। आप सभी लोगों का समय शुभ हो। मुलाकात होगी अगले सत्र में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।